हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम फिर से बात करेंगे हमारे फोर्थ सेशन की, यानी कि वीडियो नंबर 4 की। इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं। हर क्वेश्चन में हमने 10-12 क्वेश्चन करने की वहाँ पे कोशिश की। तो इस वाली वीडियो में भी हम मैथ्स की बात करेंगे और इसमें भी क्वेश्चन हम करेंगे लगभग 10 के आसपास। आगे वीडियो करने से पहले मैं फिर से कहूंगा आपसे कि आप पेन पेपर लेके बैठिए। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहले आप उसको अपने हिसाब से करके देखिए और फिर उसका सोल्यूशन आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वाली वीडियो में भी मैं शुरू करूंगा जो पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसको करते हैं, फिर हम आज की वीडियो भी शुरू करेंगे। इस वाली क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रोंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज जो आपको दी गई है, इसमें आपको एक नंबर गलत बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर सीरीज को ध्यान से देखूं तो इसमें लिखा हुआ है 3, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 16, 35, फिर 70 और 153। ये नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इनमें सीरीज में एक पैटर्न चला हुआ है, उस पैटर्न को जो फॉलो नहीं कर रहे वो टर्म हमारी गलत मानी जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 से अगर 7 हुआ है, 3 से अगर ये 7 हुआ है, 3 से 7 हुआ है, 3 में 2 की मल्टीप्लाई और 1 ऐड हो गया, 3 गुना 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसे ही है, 7 इंटू 2 14, लेकिन अब की बार 2 ऐड हुआ है, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें 16 से 35 जाने के लिए आप कहेंगे 2 की मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन 16 इंटू 2 32 होता है। इस बार हमें 3 ऐड करना पड़ेगा यहां पर जाने के लिए। तो इतनी ही टर्म्स में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3 हुआ है। तो आगे वाले नंबर में आप कहेंगे मल्टीप्लाई 2 की होगी लेकिन प्लस 4 होना चाहिए। 35 इंटू 2 करेंगे 70 आएगा, लेकिन 70 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 70 नहीं 74 इसकी जगह पे आना चाहिए। 74 आना चाहिए भाई, यहाँ पे आना चाहिए 74। क्योंकि आप आगे भी देखेंगे 72 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 148, और उसमें जब 5 ऐड करेंगे तो 153 सही आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो टर्म गलत है इसमें ऑप्शन नंबर 1 70 इसमें गलत लिखा है, 70 की जगह होना चाहिए था 74। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमने बात की है पिछले वाले क्वेश्चन की। यहां से मैं फिर शुरू करता हूं। आज के क्वेश्चंस हमारे यहां से शुरू हो रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द वीडियो। क्वेश्चन में कहा गया इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 9:6 देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 6 की जगह 16 है, यानी कि रेशो जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 9:11:16 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक तो चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हमारे होते हैं, ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 होता है। ऑल एंगल्स का जो सम होगा वो होता है 180। ठीक है, तो इसने 3 एंगल का रेशियो तो दिया है हमें, यानी कि 9:11:16। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया ये वाला। तो इनके जो एंगल हो गए वो किस किस रेशियो में है, ये हमारा 9 के रेशियो में है, ये वाला 11 और ये वाला 16 के रेशियो में है। आप चाहे तो इसके साथ x लगाए चाहे ना लगाए। आप अगर कहेंगे x लगा लेते हैं तो भाई तीनों एंगल का सम कर लेते हैं। तो 9x प्लस 11x प्लस 16x बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तीनों को ऐड करूंगा तो ये 36 आ रहा है, 36 इक्वल टू है 180 डिग्री के, तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 और डिवाइड में 36। 36 से 180 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। x की वैल्यू अगर 5 आई है, आप चाहे तो इनकी वैल्यू सब में रख के इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सबकी वैल्यू तो पूछी नहीं है। हमें पूछा है कि जो सबसे छोटा एंगल है और जो सबसे बड़ा एंगल है उनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा एंगल ये है और सबसे छोटा एंगल ये है। ठीक है, तो 9x और 16x का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये 7x आ रहा है, 7x। लेकिन x की वैल्यू 5 है तो इस 7x की वैल्यू हम कहेंगे 7 इंटू 5 यानी कि 35 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए था। तो क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेशो का बन जाता है अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पता है तो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा फिर से क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये थोड़ी सी इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ये बता रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को सही में करना कैसे चाहिए था, ताकि आपका रिवाइज हो सके। आप पढ़ चुके होंगे पहले इन सब चीजों। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्कूल के अंदर रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 4:3 है, यानी कि अगर बॉयज और गर्ल का रेशो निकालता हूं तो ये हमारा है 4:3। यहां पर लिख लिया 4:3। आगे रेशो है गर्ल्स टू टीचर, यानी कि लड़कियों और जो टीचर है, शिक्षक है, उनका रेशो दिया है। तो गर्ल्स और टीचर का रेशो कैसे लिखा जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स और टीचर का रेशो लिखा जाएगा 8:1। नीचे वाली लाइन में लिख देंगे ऐसे, क्योंकि ये वाली चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। क्योंकि जब ये वाली वैल्यू खाली रह जाती है तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, और ये वाली वैल्यू जब खाली रह जाती है तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बॉयज 32 अगर है, गर्ल्स हमारे 24 होंगे, और टीचर 3 × 1 3 होंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो रेशो पूछा है, इसने कहा कि रेशो बताइए, किसका रेशो, विद्यार्थियों और शिक्षकों का। तो टोटल विद्यार्थी का मतलब है टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो, और उन स्टूडेंट्स में टीचर कितने हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं भाई, स्टूडेंट्स टोटल हमें दिख रहे हैं 56। तो 56 स्टूडेंट्स पे टीचर कितने हैं, 3 टीचर हैं। तो 56:3 हो जाएगा स्टूडेंट्स रेशो टीचर का रेशो, स्टूडेंट्स रेशो टीचर। देखिए, अलग अलग रेशो दी गई थी, उनको इकट्ठा करना है। करने को तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से आप बी रेशो जी निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से जी रेशो टी आपको दिया हुआ था, इन दोनों रेशो को इकट्ठा करेंगे। करना आपको यही सब कुछ है, ठीक है। तो एक ही लाइन में आपको रखना है। जब भी आपको 2 अलग अलग रेशो दी गई हो, उनको इकट्ठा करना जरूरी है। और वो कैसे करते हैं, उसको करने से एक से ज्यादा तरीके होते हैं उन रेशो को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन अ टेस्ट स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 25। किसी स्टूडेंट को 30% नंबर मिले हैं, 30% नंबर मिले हैं और 25 नंबरों से वो फेल हो गया है। 30% नंबर उसको मिले हैं, 30% मिले हैं और 25 नंबर से फेल हो गया है। और एक दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा, उसको 40% नंबर मिले हैं, लेकिन उसको कितने उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिले हैं। देखो भाई, ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसको 30% नंबर मिले हैं, लेकिन वो फेल है 25 नंबर से। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए अगर मैं कहूं कि एक लाइन में करना है, तो एक लाइन में करना होता है जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का आपको निकालना है डिफरेंस, और जो मार्क्स है उनको ऐड करना है और बराबर रख देना है। मतलब यहाँ पे देखेंगे 30% और 40% का डिफरेंस कितना है, 10%। ये 25 नंबर से पास हुआ है, फेल हुआ है, ये 25 नंबर से पास हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 50 आएगा। तो 10% 50 के बराबर है, तो 100% होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, जो किसके बराबर हो जाएंगे, 500 के। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक होते हैं जितने नंबर का पेपर होता है। जैसे मैं आपको कोई पेपर देता हूं 100 नंबर का, और आप उसमें अधिकतम कितने अंक लेके आ सकते हैं, तो 100% लेके आ सकते हैं। तो अधिकतम अंक जो होते हैं वो 100% होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे किया है, तो मैंने क्या किया, दोनों स्टूडेंट को पास करा दिया है। दोनों स्टूडेंट को पास कराने का मतलब है कि दोनों स्टूडेंट्स सेम नंबर पर ही पास होंगे, कम ज्यादा पे नहीं होंगे। अगर एक स्टूडेंट को 30% नंबर मिल चुके हैं, अगर मैं किसी तरीके से उसको 25 नंबर दे दूं, प्लस कर दूं उसके मार्क्स में, तो वो पास हो जाएगा। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको 40% तो मिले हैं, वो 25 नंबर ज्यादा लेके आया है पास होने से, अगर मैं 25 कम कर दूं तो वो भी सिर्फ पास पर ही आ जाएगा, और दोनों स्टूडेंट सेम नंबर पर ही पास होते हैं। इसके कम थे, इसको प्लस करके देखो, एक दो स्टूडेंट है, ये फेल है और इसके नंबर ज्यादा है, फेल वाले को 25 बढ़ाया, पास पे लेके आए, और जो पास था उसको 25 कम करके पास पे लेके आए, और दोनों को इक्वल रख दिया है,
और कुछ नहीं है, दोनों तरफ से डिफरेंस लेंगे परसेंटेज का 10%, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 50 आएगा। 100% निकालना होता है अगर आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 10%, 10 की वैल्यू अगर 50 है तो 100 की वैल्यू 500 होगी, या 1% की वैल्यू निकालेंगे तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा? भाई समय पूछा है। समय क्या होता है? समय बड़ा बलवान होता है। समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। पहले अगर मैं सेंटेंस की यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से आपको पता है कि ये आपको डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस दी है 6000 किलोमीटर। भाई दूरी जो है वो किलोमीटर में होती है। ये 8 घंटे क्या है? आप कहेंगे ये तो टाइम है। 8 घंटे हमारे पास क्या है? टाइम है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर एक विमान है वो 6000 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? आप कहेंगे 8 से 56 और 8 पंजे 40, यानी कि उसकी स्पीड है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक उसकी स्पीड है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहते हैं कि यदि स्पीड 250 से बढ़ा दे, अगर ये वाली स्पीड 250 से बढ़ा दो, तो अब जो उसकी स्पीड होगी वो इसमें 250 जुड़ करके जो आएगी वो आ जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कहा कि इस वाली स्पीड से 9000 किलोमीटर दूर जाना है तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन में टाइम अगर पूछा है तो एक ही तरीका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने का। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। डिस्टेंस कितनी जाननी है? 9000 किलोमीटर जानी है। स्पीड कितनी लेनी है? अब तो उसकी स्पीड 1000 है, तो उसको लगेंगे 9 घंटे। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कौन सा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी से सारे फॉर्मूले बने हैं कुछ चीजों को छोड़ करके, लेकिन इसमें तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये तो आसान वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कोसेक थीटा कितना होगा? एक्यूट एंगल का मतलब है कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, या 0 90 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको पता है भाई, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना है इस तरीके का, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे, और मैं अगर इस थीटा की बात कर तो इस वाले एंगल की, ये जितना भी है इस वाले एंगल के लिए ये बेस होता है और सामने होता है परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा की अगर बात करो भाई, टेन थीटा, इसको 3/4 लिखने से पहले मैं कहूंगा कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और इसकी वैल्यू लिख देता हूं 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। तो इसकी जगह में परपेंडिकुलर की जगह लिख सकता हूं 3 और बेस की जगह लिख सकता हूं 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है ट्रिपलेट्स होता है 3, 4 और 5 का। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पर हाइपोटेनस आ जाएगी 5। आसान है। तो इसने कहा कि कोसेक थीटा बता दीजिए। तो कोसेक थीटा भाई किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस डिवाइड में परपेंडिकुलर के। और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? हाइपोटेनस हमारी कितनी है? 5 है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। बस सॉरी, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो 5/3 जो है ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? कोसेक थीटा की। मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया है कि यहां से इसका और इसका रेशो साइन थीटा होता है, इसका और इसका रेशो कोस थीटा होता है, और इसका और इसका रेशो टेन थीटा होता है। आपको जिसका वैल्यू निकालना हो इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको ज्यादा P/B, H/B वो सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने किया कि साइन थीटा इसके अपॉन ये होता है, तो कोसेक थीटा इसके अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसलिए कहा कि एक डाई है विद फेसेस नंबर 1 to 6, एक पासा है, एक डाइस है जिसपे 1 से लेकर के 6 तक कुछ नंबर लिखे होते हैं, ये हम सबको पता है, और उसको 2 बार उछाला जाता है। उसको 2 बार उछाला, जैसे ऐसे क्या उछाल लिया और ऐसे क्या उछाल लिया। तो पहली बार कुछ नंबर आया होगा, दूसरी बार कुछ और नंबर आया होगा, हो सकता है सेम आया हो, लेकिन हम बात करेंगे 2 नंबर की। पहले जब भी मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी अगर आप किसी भी इवेंट के निकालते हैं तो वो कैसे होते हैं भाई? जो हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं,
फेवरेबल का मतलब है कि जो हमें चाहिए वो ऊपर लिखा जाता है, और टोटल आउटकम जिसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं वो नीचे लिखा जाता है। तो अगर एक डाइस है उसको मैं 2 बार फेंक रहा हूं तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक डाइस में फेस होते हैं 6, 2 बार उछाला है तो 6 की पावर 2, यानी कि टोटल आउटकम तो बनेंगे 36, यानी कि नीचे वाली वैल्यू तो 36 आने वाली है। ये बात हमने यहां से देख ली है, मैं लिख देता हूं 6 का स्क्वायर किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक डाइस के ऊपर 6 फेस होते हैं और 2 बार उछाला है तो टोटल आउटकम तो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे 36। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम होते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसने कहा कि इस बात की आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आप पहला नंबर आया है और जो दूसरा नंबर आया है उनका डिफरेंस 2 रहना चाहिए। तो इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है पहले वाले नंबर पे 1 आया हो और दूसरे वाले पे 3 आ गया हो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे 3 आया हो, इधर 1 आया हो, इनके बीच का भी तो डिफरेंस 2 ही है। भाई ये 2 अलग अलग केस आपको काउंट करने पड़ेंगे। 1 आ गया हो, 3 आया हो, या फिर 3 पहले पे आया हो, 1 बाद में आया हो, ये 2 अलग अलग केस है। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आया हो, इधर 4 और 2 हो सकता है, इधर 3 और 5 आया हो, इधर 5 और 3 आया हो, इधर 4 और 6 आया हो, इधर 6 और 4 आया हो। अब आप ये मत कर देना कि इधर 5 आया हो, इधर 7 आया हो, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं होते। तो जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो ये वाले आउटकम होंगे जो हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36, यानी कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे इसके ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर 8। तो 8/36 कितना हो जाएगा भाई? 8/36 4 से अगर भाग करूंगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2/9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में नीचे वाले लिखते हैं, उसको पूरी संभावनाएं उसकी कितनी बन सकती है, बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कुछ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो है क्लॉक का है भाई। क्लॉक में चाहे आप इसको मैथ्स में, कई बार इसको मैथ्स में भी रख लेते हैं, कई बार इसको रीजनिंग में भी रख लेते हैं, बट हमारा मतलब है कि क्वेश्चन हमसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। अगर आपकी घड़ी में 7:20 हुआ है तो जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उसके बीच में एंगल कितना बनेगा। तो अगर आपसे कभी भी एंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, दैट इज 30h -11/2 mk। जहां पर h का मतलब होता है जो क्वेश्चन में आवर्स दिए हैं और m का मतलब है मिनट, जो भी टाइम में आपको मिनट दिया गया है। 7:20 का मतलब है कि आवर हमारे 7 है और मिनट हमारी 20 है। तो अगर एंगल निकालना है तो h की जगह में लिखूंगा 7, h की जगह 7 -11/2, m की जगह लिखूंगा 20, यानी कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 30 में 7 की गुणा कर दिया 210, माइनस 2 से ये कट गया 10 बार, 11 गुना 10 आ जाएगा 110। तो जो एंगल हमारा आ रहा है भाई वो कितने डिग्री का आ रहा है? 210 में से 110 घटाऊंगा तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30h -11/2 इक्वल टू एंगल के। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि आपको एंगल दे दिया जाता है और 7 बज के कितनी मिनट पे 100 डिग्री का एंगल बनेगा, तब आपका आंसर आएगा 20 मिनट, वो भी इसी वाले से आ जाएगा। यहां पर एंगल रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला एक है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन इससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हुए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यदि 400 रुपए पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 280 रुपए है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? प्रति वर्ष ब्याज दर पूछी जाती है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, एक वीडियो में भी मैंने बताया था। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दर पूछी जाए तो आप ऊपर लिखेंगे 1 साल का जो भी ब्याज होगा ऊपर, 1 साल का ब्याज कितना है उसको लिख देंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने उधार लिया है, और इंटू कर देंगे 100 में। तो अगर आपसे मैं पूछूं 280 रुपए का ब्याज तो दिया है लेकिन कितने साल में? 10 साल में। तो
तो 1 साल का ब्याज निकालना है। तो 10 साल में अगर आप ब्याज देते हैं 280 रुपए का, तो 1 साल का ब्याज होगा 280 डिवाइड में 10, 0 से 0 कट जाएगा, 28 रुपए का ब्याज आया है 1 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा 1 साल का ब्याज 28 रुपए, प्रिंसिपल है 400 रुपए और इंटू कर देंगे 100 में, 100 से ही कर जाएगा 4 बार, 4 28 को काट देगा 7 बार, तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 7% के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करने का सही तरीका क्या होता है क्वेश्चन में, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसे नहीं कि आपने फॉर्मूला रटा हुआ है, हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगा रहे हो, तो इसमें टाइम भी लगेगा, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाए। तो आपको तरीके उस हिसाब से आने चाहिए कि आपका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया, तो आप उसको फटाफट से कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है P and Q are 27 किलोमीटर अवे, two trains with the speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively starts simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at point R beyond Q. The distance between Q और R. इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है P और इसके दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट है Q। इनके बीच में डिस्टेंस है 27 किलोमीटर का और एक ट्रेन जो है वो P से चलती है जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन यहाँ से चलती है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक ट्रेन यहाँ से चलती है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसने कहा है कि एक ही दिशा में ट्रेवल करते हैं। एक ही दिशा का मतलब है कि ये भी Q से इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ ही आएगी, इस तरफ। और ये मान लीजिए मैंने R पॉइंट है, क्योंकि इसने कहा कि जब ये इधर चलना शुरू करती है, वो भी उधर से इसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है, तो यहाँ पर आकर के इसको पकड़ लेती है। R पॉइंट पे ये पहले वाली जो ट्रेन है, इस वाली ट्रेन को पकड़ लेती है। तो जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहां से यहां पकड़ने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम निकालने के लिए आप कहेंगे हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगानी पड़ेगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 27, तो डिस्टेंस तो यही यूज होती है भाई, लेकिन स्पीड कौन सी यूज होगी? जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो 24 में से 18 माइनस करके यहाँ पर स्पीड लिखी जाएंगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो 27 को जब 6 से भाग करूंगा, 3 से 9 और 3 से 2, यानी कि 4.5 घंटे लगेंगे। चाहे तो आप इसको 9/2 घंटे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 4.5 घंटे में इसको पकड़ लेगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि Q से R की डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम तो करना पड़ेगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है तो यहां से यहां तक की स्पीड बताइए। जैसे ये वाली ट्रेन जब यहां से दौड़ना शुरू करी होगी तो यहां से 4.5 घंटे तक दौड़ी होगी, तभी तो इसको पकड़ा गया यहाँ पे। तो ये वाली जो स्पीड है ये 4.5 घंटे तक दौड़ी होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कहेंगे यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 18 की स्पीड से कितने घंटे चले हैं 4.5 घंटे को मैं लिख दूंगा 9/2। 2 से कट जाएगा ये 9 बार और 9 गुना 9 81 किलोमीटर दूर जाकर के वो पकड़ी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। 81 किलोमीटर दूर Q से R जो है कितनी दूर जाकर के पकड़ा है 81 किलोमीटर दूर जाकर के पिछले वाली ट्रेन ने इसको पकड़ा है। ठीक है कि नहीं? ऐसे सेम क्वेश्चन होते हैं हमारे चोर और पुलिस के। यहाँ पर चोर होगा, इधर पुलिस होगा, चोर इधर दौड़ेगा, पुलिस वाला भी इसके पीछे दौड़ेगा। कितनी दूर जाके पकड़ा है 4.5 घंटे में पकड़ा है। और 4.5 घंटे में पकड़ा है, कई बार टाइम पूछते हैं कि कितने टाइम में पकड़ेगा, तो आंसर होगा 4.5। कितनी दूर जाके पकड़ा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल देंगे। जब ये चोर यहाँ पे खड़ा होगा तो इसने 4.5 घंटे तक ऐसे दौड़ना शुरू किया होगा, तो 4.5 घंटे में 18 की स्पीड से कितनी दूर चला गया होगा, तो 81 किलोमीटर दूर चला गया होगा। ये भी इस सेम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे पिछले वाले की स्पीड थोड़ी ज्यादा ही होगी तभी वो उसको पकड़ पाएगा। अगर इनका डिफरेंस जो है वो
आपका 6 आएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 240। किसी सामान को 20% पे बेचा गया है और उसको बेच दिया है 240 का, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन तो आपके लिए ही है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से करना चाहे फ्रैक्शन से कर सकते हैं, 100 लेके करेंगे 100 लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं वहां पे देखूंगा किसने आंसर किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।